सो स्टूडेंट्स, कल आपने पढ़ा, देखा, अंडरस्टैंड किया, क्लैरिटी होगी. सो नाउ नेक्स्ट वी वांट टू डिस्कस phase relationship between voltage and current when AC is allowed to pass through capacitor. तो अब हम क्या ले रहे हैं कि हमारे पास ये कैपेसिटर है which is connected to AC. तो अब हमने इसमें देखना है बिहेवियर कि अगर ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है वोल्टेज क्या आएगी, अगर वोल्टेज अप्लाई की तो करंट क्या आएगा. तो इसमें हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं, अप्लाइड वोल्टेज. तो अप्लाइड वोल्टेज इज एसी वोल्टेज, सो दैट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा t. इस वोल्टेज की वजह से क्या होगा, अब ये कैपेसिटर के ऊपर नेचुरली चार्ज स्टोर करना शुरू होगा एंड ड्यू टू दैट देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. यही होता है ना. तो इसलिए इसमें अब हम देखेंगे कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना. तो टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, दैट विल बी Q by C, वेयर Q इज द चार्ज एंड C इज द कैपेसिटी. तो ये आपके पास आ गया. सो नाउ इसमें क्या होगा बेटा कि नेचुरली जितना आपने वोल्टेज अप्लाई किया है उतना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया है. तो यहाँ पर हम ये लगा रहे हैं कि दिस अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू potential difference, that means Q by C is equal to V naught sin of omega t. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें स्टार्टिंग की दो लाइनें याद रखनी है. तो इसमें हमें बेटे क्या अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंड करने के बाद क्या लर्न करना है कि हमने सिंपली ये लर्न करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज. तो ये भी आ गया. उसके बाद इसका मतलब आपके पास आ गया Q इज इक्वल टू V नॉट C साइन ऑफ ओमेगा t. अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि हमने कहाँ पर पहुंचना है, करंट के ऊपर. वोल्टेज से शुरू होना है, करंट तक जाना है. अब आपके पास आ गया Q इज द चार्ज. तो करंट क्या आएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो I current will be rate of flow of charge, that is dq by dt, that means it is d by dt of V naught C sin of omega t. तो ये आपके पास बेटा V naught C कांस्टेंट बाहर आ गया, इनटू क्या बन गया, d by dt of sin omega t. V naught C. अब बच्चे साइन ओमेगा टी की डिफ्रेंसिएशन है कॉस ओमेगा टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी. तो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी इज ओमेगा बिकॉज डी बाई डी टी ऑफ टी इज 1 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी. तो आपके पास इसका मतलब आई बन गया वी नॉट सी ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी. ठीक है, कहाँ से चले थे, वोल्टेज से. कहाँ पहुंच गए, करंट पे. याद क्या रखा बीच में, सिर्फ ये लाइन की दीज टू आर इक्वल. अब नेक्स्ट क्या है कि वोल्टेज इज इन टर्म्स ऑफ साइन. तो करंट को किस फॉर्म में लाना है, साइन में. अब आप इसको कॉस ओमेगा टी को तो बेटा सीधा लिख सकते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, क्योंकि आप चेक करिए pi by 2 plus omega t is in the second quadrant. In the second quadrant sign is positive और pi by 2 is odd multiple. Odd multiple में क्या होता है, अगर नहीं लगा को तो लगाना है. तो that means sign will change into cosine. Cosine will change into sine. नहीं लगा लगाना है, लगा तो हटाना है. तो अब इसके बाद maximum value of sine of any angle, which in this case is omega t plus pi by 2 is 1. Therefore, I maximum will be V naught C omega and we call it as I naught. तो यहाँ से
अब आपके पास आई क्या बन गया, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय। तो अब देखो वोल्टेज एंड करंट दोनों साइन की फॉर्म में है। और अब अगर आप ध्यान से देखिए, V नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, I नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। सेम टाइप की इक्वेशंस बन गई। तो अब जितने टाइम में वोल्टेज में एंगल ओमेगा टी ट्रेवर्स होना है, करंट में कितना हो जाना है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। इसमें भी बेटे यही चीज कि when voltage is zero current is maximum, when current is maximum voltage is zero, लेकिन इसमें कौन आगे चल रहा है, करंट। तो फ्रॉम 1 and 3 हमारे पास क्या आ रहा है कि इन दिस केस करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय पाई बाय 2। तो अब तक क्या सीखा, सबसे पहला स्टेप अप्लाइड वोल्टेज, सेकेंड स्टेप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर Q बाई C, दोनों सेम है, इक्वल है, बराबर कर दिया, बराबर किया तो अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई। चार्ज से हमने करंट तक पहुंचना है बाय टेकिंग दैट करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये इक्वेशन आई, उसको इन टर्म्स ऑफ साइन ले लिया और यहाँ से हमारे पास आ गया कि भाई करंट इज लीडिंग द वोल्टेज और यू कैन से वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड द करंट। अब फेजर डायग्राम बनाए, चलो अब फेजर डायग्राम बनाना है अगर तो अगेन वी आर टेकिंग इट लाइक दिस, ठीक होगी बात, ऐसे ले लो, यहाँ पर ये ले लो, ये ओमेगा टी आ गया, ओ से ए, वी नॉट आ गया, ये आपने यहाँ ले लिया बी, तो दिस इज वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, क्लियर कर चुकी हूँ कैसे है। अब इसमें बेटे करंट आगे है वोल्टेज से पाई बाय 2, दैट मीन्स कि मैं अब इसको इस तरीके से लिखूंगी और ये एंगल कितना होगा, पाई बाय 2 होगा। तो ये अब आपका O से C क्या बन गया, आई नॉट, और अगर मैं ये ले लूँगी D पॉइंट तो ये बेटे क्या बनेगा, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो ये आपकी क्या बन गई, फेजर डायग्राम। तो पहला पार्ट जो है हमारा इस आर्टिकल का कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। और इसमें हमने क्या बता दिया, फेज रिलेशनशिप की बात कर ली। अब दूसरा इसमें यही उसी तरीके से देखना है हम, और अब हम फिर क्या है बेटे, आपके पास AC है, AC में रेजिस्टेंस की जगह क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस कौन ऑफर करेगा, कैपेसिटर। तो इसलिए नाउ वी विल टॉक अबाउट कैपेसिटिव रिएक्टेंस। किसकी बात करेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की। मैंने आपको बताया कि रिएक्टेंस के लिए सिंबल X लिखते हैं, तो ये कैपेसिटी की वजह से है तो XC आ गया, इंडक्टेंस की वजह से होता है तो XL आ जाता है। अब हमने देखना है कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर दिस XC। तो ये कहाँ से देखोगे, यहाँ से, आई नॉट इज V नॉट इंटू C ओमेगा। तो नाउ व्हाट इज V नॉट बाई आई नॉट, ये इधर आ गया बेटा, ये 1 बाय C ओमेगा। So now 1 by C omega is V naught by under root 2 upon I naught by under root 2। मैंने ऊपर और नीचे under root 2 से डिवाइड कर दिया, तो this comes out to be VRMS upon IRMS and this is 1 by C omega। Now this is ratio of voltage to current. Ratio of voltage to current is XC। तो XC is equal to 1 by C ओमेगा। तो अब अगर आपको आए व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, 1 मार्क में क्वेश्चन, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या बोलोगे, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू फ्लो ऑफ AC। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू फ्लो ऑफ AC। एक्सप्रेशन क्या आ गया,
XC is 1 by C ओमेगा. ओमेगा क्या है बेटे? 2 पाई n. n क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ AC. तो दैट मीन्स XC is equal to 1 upon 2 pi n C. तो दैट मीन्स बेटा फॉर ए पर्टिकुलर कैपेसिटर, एक पर्टिकुलर कैपेसिटर आपने ये ले लिया, तो बेटा फॉर ए पर्टिकुलर कैपेसिटर C की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट. तो XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n. n क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई. तो ये अगला 1 मार्क का क्वेश्चन बन गया कि हाउ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल चेंज विद द चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई. तो इसमें किसे वेरी करना है बेटा? फ्रीक्वेंसी को. उसका इम्पैक्ट रिएक्टेंस पे देखना है, इसलिए अलोंग एक्स एक्सिस क्या लोगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज फ्रीक्वेंसी, और वाई एक्सिस की तरफ क्या लोगे? XC दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस. अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ग्राफ यूं आएगा ऐसे. सॉरी. और इसमें बेटे मैं एक चीज बताऊं कि मैंने दोनों जगह पर ये पैरेलल लाइन के बिल्कुल क्लोज लाके छोड़ दिया. पता है क्यों? ये देखो, इसमें व्हेन n इज 0 x इज इंफिनिटी. नाउ व्हेन n इज इंफिनिटी देन x इज 0. तो दोनों जीरो कब होनी? इंफिनिटी पे. कि आपके पास XC ने अगर n 0 है तो XC क्या है? इंफिनिटी है. तो इसलिए पैरेलल लाइन छोड़ दी. 2 पैरेलल लाइंस विल मीट एट इंफिनिटी. जब n इंफिनिटी है तो XC 0 है, तो अगेन पैरेलल. ठीक होगी बात? तो इस तरीके से अब आपको ये क्वेश्चन आ गया. अब देखो, पहली चीज आपको इसमें आ गई कि इन कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, हमने बता दिया. दूसरा आ गया कि हाउ वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस वेरीज with variation of frequency of AC supply. ठीक हो गया? अच्छा, अब इसमें देखो कि फॉर DC, थर्ड क्या है? फॉर DC सप्लाई. अब DC सप्लाई में बेटा n की वैल्यू आ गई 0, तो XC विल बी इंफिनिटी. तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मींस डजंट अलाउ. So capacitor blocks DC. Capacitor doesn't allow DC to pass through it. बच्चे, अगर इसीलिए तो चार्जिंग होती है जब आप बैटरी लगाते हो, अदरवाइज तो वो पास ही होता जाएगा. तो इसलिए अब आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आ गया कि वाई कैपेसिटर ब्लॉक्स DC. तो उसमें क्या कहोगे कि कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस to flow of DC, so it doesn't allow DC to pass through it. Why it offers infinite resistance, that you will explain according to this formula. ठीक हो गया? अब XC 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है. अगर आप इस एक्सप्रेशन में ध्यान से देखिए, एक तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर फॉर ए पर्टिकुलर कैपेसिटर, दूसरा C पे. अब C के साथ इम्पैक्ट कैसे देखोगे कि मान लीजिए ये 2 प्लेट्स हैं कैपेसिटर की. अब बेटा मैं कहती हूं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड. डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड इन द रीजन बिटवीन 2 प्लेट्स. डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड इन द रीजन बिटवीन 2 प्लेट्स. क्या होगा अगर हम इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर देंगे बच्चे? उससे कैपेसिटी बढ़ जाएगी. कैपेसिटी बढ़ गई तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कम हो गई. तो ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया कि भाई आपके पास एक कैपेसिटर है, AC is allowed to pass through this capacitor. Now what will happen to capacitive reactance if dielectric slab is introduced in the region between 2 plates? तो आपने इसमें क्या कहना है कि when dielectric slab is introduced, then value of capacity C will increase and hence value of inductive reactance will, value of capacitive reactance will decrease. So कितने क्वेश्चंस 1 मार्क के आपके पास आ रहे हैं? कितने कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप इसमें सीख रहे हो?
है ना बने। आपके पास एक्सप्रेशन आया, आपके पास आया बिहेवियर ऑफ द कैपेसिटर टू फ्लो ऑफ एसी टू फ्लो ऑफ डीसी, और कैसे उसमें फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज है। और अब लास्ट इसमें हम देखते हैं व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ कैपेसिटर, दिस कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यूनिट्स जो है इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के क्या बनेंगे, तो बेटा आपने लिया x इज 1/2πNC। अब ऊपर तो कोई यूनिट नहीं, अब n इज फ्रीक्वेंसी 1/टाइम सेकेंड। नाउ c इज कैपेसिटी चार्ज अपॉन वोल्टेज Q/V। तो अब इससे बेटे ये वोल्ट ऊपर चला गया, नीचे क्या आ गया कूलम पर सेकेंड। Now कूलम पर सेकेंड इज एम्पियर, तो वोल्ट बाय एम्पियर इज ओम। तो इसलिए याद रखना कि वेदर इट इज रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है, तो बच्चे हम यही कह रहे हैं ना रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों में यूनिट्स क्या बन रहे हैं ओम्स। चाहे फ्लो एसी का है या डीसी का है बच्चे, जो यूनिट्स हैं वोल्टेज के, करंट के, रेजिस्टेंस के, दोस विल रिमेन द सेम, वोल्ट एम्पियर एंड ओम। तो आई थिंक कि अब आपको अच्छी तरह से इन तीनों की क्लैरिटी होगी है। और अब मैं आपको इस कॉन्सेप्ट बेस्ड ही एक प्रॉब्लम देने जा रही हूँ। अब आप कॉपी पेन निकाल के पहले खुद करना, फिर वीडियो में इसका आंसर देखना। इसमें मैंने ए सर्किट में ये एक रेजिस्टेंस को एसी से लगा दिया, बी सर्किट में मैंने एक इंडक्टर लिया, उसको एसी के साथ कनेक्ट कर दिया, सी सर्किट में मैंने एक कैपेसिटर लिया और उसको एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक हो गया। अब मेरी जो प्रॉब्लम है, जो मैं पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि व्हाट विल बी चेंज इन द फ्लो ऑफ करंट थ्रू ईच सर्किट व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज इंक्रीज्ड। क्या है मेरा क्वेश्चन कि भाई ये 3 सर्किट आपके पास हैं, हर एक सर्किट में एसी सप्लाई है, उसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक होगी बात। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मान लो आपने 50 साइकिल पर सेकंड दी हुई है। अब मेरा अगला जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, वो ये है कि इस फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी को हमने इंक्रीज कर दिया, लेट से 50 से 100 पे ले गए, तो जो करंट हर एक सर्किट में से फ्लो हो रहा है उस पे क्या इम्पैक्ट होगा। हम एक एक करके करते हैं। पहले यू कंसिडर सर्किट ए। अब सर्किट ए में आई क्या है, आई इज वी बाय आर, और यू कैन सी आई आर एम एस। बेटर यही है क्योंकि बेटा जो वैल्यू पढ़नी है वो इफेक्टिव वैल्यू पढ़ते हैं, तो मैं इसको लेती हूँ, ना कि मैं आई नॉट को। ठीक हो गया। ये तो आपने निकाला ना, आई नॉट इज बी नॉट। तो यहाँ से अब आप देखो कि वैल्यू कब चेंज होनी है, जब आर चेंज होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, हमने एक ही वो लिया। तो इसलिए अब आर जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए इसमें क्या आएगा, करंट रिमेन्स सेम, कोई फर्क नहीं आना करंट में, क्योंकि बच्चे मैंने वोल्टेज नहीं चेंज की। मैं वोल्टेज को, आपके पास है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, मैं वी नॉट को नहीं चेंज कर रही, मैं किसे चेंज कर रही हूँ, इस ओमेगा को, क्योंकि ओमेगा इज 2πn, मैंने n चेंज किया तो ओमेगा चेंज होगा। समझ गए ना बात। तो इसमें मैंने ये पॉइंट कहा कि जो आर रेजिस्टेंस है दैट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई, तो जो मर्जी हो आपके पास आई आर एम एस इज वी आर एम एस बाय आर, ना आर चेंज हुआ ना वी आर एम एस चेंज हुआ, इसलिए करंट सेम रहा। अब यहाँ आइए, अब सेकेंड सर्किट में देखिए, सर्किट बी में, इसमें आपके पास क्या आएगा, आई आर एम एस इज वी आर एम एस अपॉन एक्सएल।
अभी किया था ना हमने, एक्सएल इज VRMS अपॉन IRMS। अब आप देखो एक्सएल क्या है, ओमेगा एल, दैट इज 2πNL। अब n जो फ्रीक्वेंसी है उसे क्या कर दिया, इंक्रीज। तो एक्सएल की वैल्यू, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो जब एक्सएल की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो IRMS क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो दैट मीन्स इन द सेकेंड सर्किट with increase of AC supply, frequency of AC supply, value of current will decrease। अब C सर्किट लेते हैं, इसमें क्या आएगा बेटा, IRMS is VRMS upon XC। दैट मीन्स XC आपके पास क्या आ गया, 1/ωc विच इज VRMS अपॉन IRMS। ठीक हो गया। अब आपके पास ये जब है XC इज 1/ωc, तो बेटा ये बना 1/2πNC, है ना। तो अगर आप n की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो तो XC की वैल्यू क्या होनी है, डिक्रीज होनी है। तो जब XC डिक्रीज होना है तो IRMS क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा कि देयर विल बी नो चेंज इन फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट A, there will be decrease in the value of current in circuit B because with increase of frequency value of inductive reactance will increase and hence current will decrease, and in C circuit current flowing through the circuit will increase because with increase in frequency of AC supply there will be decrease in value of capacitive reactance। सो क्लियर। तो अब देखा ना कि आगे आगे चीज़ें जुड़ती हैं बच्चे, अब कैसे कहाँ पर इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो। सो अब हमारा जैसे फर्स्ट हमने इसमें लिया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू। तो दूसरा जो अब हमारा कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअल सर्किट्स के साथ रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, उनके साथ कैसे फेज रिलेशनशिप बनेगा, रेजिस्टेंस क्या है, रिएक्टेंस क्या है, वो सारा कॉन्सेप्ट जो है हमने डिस्कस किया। और अब इसमें बेटा कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसके सारे नोट्स भी मिल जाएंगे और अदरवाइज वीडियो में भी आपको सारा बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है। सो प्लीज़ प्रेस द आइकॉन बटन ताकि जब फिर मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं आपको पता चल सके। लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।